मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, नॉर्मली हम इस प्रोग्राम में हालात हाज़रा के हवाले से बात करते हैं क्योंकि एक इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। सेठी साहब हमें आपस की बात बताते हैं, अंदर की बात बताते हैं। हमने सोचा कि आपके लिए एक सीरीज़ ऐसी की जाए, को 2 प्रोग्राम ऐसे किए जाएं जिनमें थोड़ा हमारा जो तारीख रही है हमारी, उसके हवाले से भी बात होनी चाहिए। तारीख के हवाले से कुछ प्रोग्राम हमने पहले किए थे, लेकिन अब सेठी साहब ने और मैंने ये सोचा कि हम अपनी तारीख के 10 बड़े ब्लंडर्स के ऊपर प्रोग्राम करें, यानी कि 10 ऐसे फैसले, 10 ऐसे वाकयात जिनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और कैसे भुगत रहे हैं ये सेठी साहब हमें बताएंगे। सेठी साहब, ब्लंडर्स हमने 10 सेलेक्ट किए हैं, वैसे तो मेरे ख्याल में बेताशा बन जाते हैं, लेकिन ये 10 ऐसे जिनसे हमारी तारीख तब्दील हो गई। मुनीब, पहली बात तो यह कि गलतियां तो बहुत हुई, मगर ब्लंडर में उस चीज को कहूंगा जिसके साथ तारीख बदल जाती है, मुस्तकबल बदल जाता है, किस्मत बदल गई, किस्मत ही बदल जाती है और फिर आप वापस नहीं जा सकते, वो भुगतना पड़ना है। तो इसलिए मैंने 10 चूज किए हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स थे। तो पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्लंडर वो था कि जिस दिन आपकी सिविल मिलिट्री हुक्मरान तबके ने आज़ादी के बाद, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, ये फैसला किया कि अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना है। ठीक, ये पहली हमाकत थी। बहुत सी हिस्ट्री गुजर चुकी है। आज आपकी आवाम सोचती होगी कि ये हम अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात कैसे बने, कैसे ख़राब हुए और हम किस मोड़ पे आज खड़े हैं। तो मुख्तसरन वो जो फैसला था कि हमने नॉन अलाइंड नहीं रहना, हमने किसी कैंप में नहीं जाना, हमने खुद मुख्तार होना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करना है, ये सब चीज़ें छोड़ दी। हमने ये कहा, हमारी क़यादत ने ये कहा कि अमेरिका के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें अपना मुरा बनाएं, हमें हथियार दें, हमें पैसे दें, हम आप जो कहेंगे इस रीजन में आपके लिए करेंगे। अमेरिका ने उस वक्त तक इंटरेस्टेड नहीं था आप में। आप यानी कि शुरू 1948 में अमेरिका आप में इंटरेस्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक। और मगर 1954 तक एक अमेरिका के अंदर जॉन फॉस्टर डलेस एक लीडर थे उनके, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि रूस के खिलाफ एक कोल्ड वॉर शुरू करनी है और उसके लिए अलायंसेस चाहिए, मिडिल ईस्ट में भी और साउथ एशिया में भी और हर जगह पे। उस सिलसिले में फिर वो तैयार हुए। उन्होंने, आप तो पहले वहां खड़े थे बाहर, दरवाजे के बाहर खटखटा रहे थे कि हमें अंदर आने दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, मदद दीजिए। और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और आपने 1954 से लेके बाद तक आपने 3-4 मुआहदे किए उनके साथ, डिफेंस पैक्ट्स किए, इकोनॉमिक पैक्ट्स किए, जिसमें बगदाद पैक्ट, सेंटो, सीटो, डिफेंस, ये सारी असिस्टेंस एग्रीमेंट्स की। अमेरिका ने आपको पैसे देने शुरू किए और हथियार देने शुरू किए। आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। वो दिन है और आज का दिन है। आपको जब अमेरिका पैसे देता है तो आपकी मईशत चलती है, जब आपको अमेरिका आपकी फौज को हथियार देता है तो आपकी फौज के F-16 उड़ते हैं, या आपकी फौज के टैंक्स चलते हैं, या आपकी फौज की बंदूकें चलती हैं। अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो आपके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। ये जो फैसला था मुनीब, ये इतना अहम था, इसके 3 मोटे मोटे नताइज थे। एक तो मैंने जिक्र किया कि आप डिपेंडेंट हो गए इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये था कि मिलिट्री को एक सोसाइटी के अंदर अहमियत मिल गई, नाजायज अहमियत मिल गई, जो कि एक जमहूरियत में नहीं होती। जमहूरियत में सियासत, आइन, कानून, जुडिशरी, इलेक्शंस, ये चीजें होती हैं, ये ज्यादा अहम होती है। ये इनके ऊपर एक नई रियासत बनती है। आपकी रियासत में जो उस वक्त बनी, उसमें ना आइन था, ना इलेक्शन थे, ना आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन थी। तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि एक सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, ये इन्होंने हाथ जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए और इन्होंने अमेरिका के सामने जाके घुटने टेक दिए और कहा लाओ पैसे दे दो, जो कहेंगे हम करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि हम मोहताज हो गए। सुनिए, सबसे पहली चीज ये कि कोल्ड वॉर में आपने अमेरिका का साथ दिया। अगर आप वो रास्ता इख्तियार करते जो कि हिंदुस्तान ने इख्तियार किया, हिंदुस्तान ने सबसे पहला फैसला क्या किया कि उन्होंने कहा हम किसी अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, हम रूस के साथ नहीं जाएंगे, हम खुद मुख्तार होंगे, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। अमेरिका, हिंदुस्तान की क़यादत जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने टीटो साहब यूगोस्लाविया के, सुकार्नो साहब इंडोनेशिया के और नासर साहब
इजिप्ट के, उनके साथ मिलके एक नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब एक खुद मुख्तार मूवमेंट, ना इधर का ना उधर का, खुद अपने पांव पे खड़े, वो उसकी क़यादत रखी, उसकी बुनियाद रखी। और वो उन्होंने अपनी मईशत भी खुद बनाई, अपनी हैवी इंडस्ट्री भी खुद बनाई, इलेक्शंस भी किए, फौरन इंडिया में इलेक्शंस हो गए, आइन भी बनाया और जमहूरी अदारे भी कायम कर दिए, जुडिशरी भी कायम कर दी और मीडिया को इजाज़त दी डेवलपमेंट करने की। तो इस तरीके से इंडिया एक रास्ते पे चला गया जो सही था, जो सही था, जो सही था। और आप बिल्कुल उसके बरक्स चले गए। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के मोहताज हो चुके थे। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा हमारा ये ब्लंडर था, और जिसकी बहुत सी फिर कॉन्सिक्वेंसेस हुई, जिसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि मिलिट्री जो थी वो सुपीरियर फोर्स बन गई, मिलिट्री ने फिर कू करने शुरू कर दिए, 3 कू हो गए, और वो कू के जो नतायज हैं वो फिर आपके सामने ही हैं कि जमहूरी अदारे नहीं बने, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हुई, मुल्क टूट गया, मदाखलत हुई, फौज की जंगें हुई जिसके हमें एक भी जंग हम जीत ना पाए, और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती रही और अमीर गरीब का जो गैप है वो बढ़ता रहा। अरे सेठी साहब, आपके नजदीक ये पहला ब्लंडर तो आपने बता दिया, हाँ। तो फिर दूसरा ब्लंडर कौन सा हुआ? दूसरा ब्लंडर जुडिशरी के साथ उसका ताल्लुक है। अच्छा। 1954 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी एक, गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस कर दी, फारग कर दी। आपने देखा ना ये फारग करना हुकूमतों का, ये कितना हमने देखा है, कितने प्रेसिडेंट्स ने कितनी गवर्नमेंट छुट्टी कराई है, और वो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट का वो एक ही किस्म का ओहदा होता था। 8-10 तो प्राइम मिनिस्टर फारग हो गया था। तो ये ट्रेडिशन वहां से है। तो गवर्नर जनरल साहब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली फारग कर दी 1954 में। मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे स्पीकर सिंध असेंबली के, उन्होंने चले गए वो सिंध हाई कोर्ट में। वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ये नहीं कर सकते, और असेंबली को, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्टोर कर दिया। गवर्नर जनरल अपील में गए फेडरल कोर्ट, उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट, उसके सरबराह थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने 1955 में जजमेंट दी, कानून ज़रूरत का एक क्रिएट किया और कहा ये लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत गवर्नर जनरल का जो फैसला था वो सही है। ठीक है, यानी कि नजरिया ज़रूरत पहली दफा हमने सुना, हमारी हिस्ट्री में आया जिक्र, उसकी बिना के ऊपर एक डिक्टेटोरियल एक्ट को, जमहूरियत के खिलाफ एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि आगे जाके एक पार्लियामेंट्री असेंबली बननी थी, जिसकी आगे जाके इलेक्शन होने थे, सारा कुछ होना था। मौलवी तमीजुद्दीन साहब उसके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी। वो गवर्नर जनरल ने छुट्टी कर दी एक साजिश के तहत, और जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उनकी हिमायत की और लॉ ऑफ नेसेसिटी क्रिएट किया। वो लॉ ऑफ नेसेसिटी हमारे गले पड़ा हुआ है। अब चीफ जस्टिस, आज के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अब जजमेंट दी है जिसने लॉ ऑफ नेसेसिटी की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि आगे से ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। मगर लॉ ऑफ नेसेसिटी ने फिर उसके बाद अयूब खान के कू को जस्टिफाई किया, याया खान के कू को जस्टिफाई किया, उसके बाद ज़ियाउल हक के कू को जस्टिफाई किया, और मुशर्रफ साहब। ये लॉ ऑफ नेसेसिटी हमारे गले पड़ा हुआ है, और ये उस ब्लंडर का नतीजा है जो कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने 1955 में जजमेंट दी। अर्ज करूं कि 1984 में जस्टिस मोहम्मद मुनीर कोई 80-82 साल के थे, मुझे उन्होंने तलब किया और कहा मैंने एक किताब लिखी, मैं चाहता हूँ आप ये किताब छापें। उसमें मैंने अपनी गलती तस्लीम की है कि इस गलती की वजह से हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा, और उन्होंने वो किताब लिखी जिसका नाम है फ्रॉम जिना टू ज़िया। ज़रूर पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। और जस्टिस मुनीर वफात से पहले इसको एडमिट कर गए और कहा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल गया। यानी कि नजरिया ज़रूरत का जन्म हुआ नाजरीन, और ये दूसरा ब्लंडर था हमारी तारीख के अंदर, हमारी पाकिस्तान की तारीख के अंदर। अब तीसरा गलत फैसला, ब्लंडर क्या था, उसके बारे में बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। पास आते हैं नाजरीन, तीसरा बुरा फैसला, तीसरा ब्लंडर, तीसरा धमाका खेज फैसला क्या था पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वो सेठी साहब बताएं। 1954 ठीक। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ठीक एक फैसला करते हैं। फैसला क्या कि वेस्ट पाकिस्तान को क्रिएट किया जाए एज वन यूनिट, एक सूबा। अच्छा। प्रोविंसेस जितनी थी, स्टेट्स, उस वक्त जमाने में स्टेट भी थी ना, भावलपुर की स्टेट थी, स्वात की स्टेट थी, सही। और कबायली इलाके, इन तीनों को मर्ज करके इनकी प्रोविंशियल, ट्राइबल और लोकल ऑटोनॉमी
खुद मुख्तारी खत्म करके इनको एक यूनिट बनाया जाए इधर, और उस तरफ ईस्ट पाकिस्तान का यूनिट बनाया जाए। तो 2 यूनिट बनाए जाए, वेस्ट पाकिस्तान में एक और उस तरफ दूसरा। ये इतनी बड़ी हमाकत थी क्योंकि ये फिर 1955 में 54 में ये उन्होंने अनाउंस की पॉलिसी की हम बनाने जा रहे हैं, 55 में उन्होंने बना दी। और जब अयूब खान साहब आए तो उन्होंने इसको फिर तकड़ा करके पक्का मोहर लगा के टाइट करके और उसको 2 यूनिट्स बना दिया, एक उधर एक इधर। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके साथ क्या हुआ? नताइज बहुत अहम है। नताइज क्या थे? सबसे पहले देखा आपने, इस मुल्क में बलोचिस्तान कहता है कि वो दिन है और आज का दिन है, हमें खुद मुख्तारी, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बंदूक रख के हमें धकेल दिया गया एक अरेंजमेंट के अंदर, जो कि हमसे वादा नहीं था कायदे आज़म का। हमारे साथ तो वादा कुछ और था कि हमें खुद मुख्तारी होगी, हम रियासत का हिस्सा होंगे मगर खुद मुख्तारी होगी। यही पश्तून कहते रहे कि हमें तो पश्तूनख्वा बनानी थी, या पश्तूनिस्तान बनाना था, पाकिस्तान के अंदर रह के हमें खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, हमें वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। तो ये जो सारी जो आजकल जो सब नेशनलिज्म जो उभरी है, इसकी सारी बुनियाद जो है, इसके बीज जो है, इस बदनीयती के बीज जो है, ये उस वक्त बोए थे। और ये मोहम्मद अली बोगरा साहब के ये फैसले से कि सेंट्रलाइज यूनिट, और उसको फिर बाद में अयूब खान ने और भी पक्का कर दिया। और इसीलिए अयूब खान के ज़माने में बलूचिस्तान में पहली इंसर्जेंसी शुरू हुई। अयूब खान के ज़माने में वो जो बीज थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के, इकोनॉमिक इनक्वालिटी के, एक्सप्लॉयटेशन के, क्योंकि इल्ज़ाम लगने अयूब के ज़माने में वो इल्ज़ाम लगे थे वहाँ से कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज हम जूट से कमाते हैं और आप वेस्ट पाकिस्तान वाले ले जाते हैं। सारी डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान में हो रही है। वेस्ट पाकिस्तान में कहाँ हो रही थी? एक पंजाब में हो रही थी और कुछ कराची में हो रही थी, बाकी तो वेस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं था। बलूचिस्तान में तो कुछ नहीं हुआ, फ्रंटियर में तो कुछ नहीं हुआ, और ना ही सिंध रूरल सिंध में हुआ। तो ये जो इल्ज़ाम लगता है पंजाबी डोमिनेशन और ये पंजाबी सिविल मिलिट्री डोमिनेशन, ये सारी बातें जो हैं, ये 1 यूनिट की जो फैसला था उसके पर ये सारी चीज़ें निकली हैं उससे। तो वो इतना गंदा फैसला था कि आज आप देखें 60 साल के बाद हम उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है हज़ारा सूबा, कोई कहता है हमें सराइकी सूबा चाहिए। अगर आप उस वक्त ये कदम ना उठाते, आप वो प्रोविंसेस रहने देते और एक लूज फेडरेशन बना लेते, तो फिर ये इतनी जो स्प्लिंटरिज्म है, फैक्शनलिज्म है इस मुल्क में, वो ना होती। हिंदुस्तान ने पहले दिन से ये फैसला किया था कि आइन बनाएंगे, जमहूरियत बनाएंगे, नॉन अलाइन रखेंगे और 1 यूनिट नहीं बनाएंगे, 30 यूनिट्स बनाएंगे और 30 स्टेट्स और खुद मुख्तारी करेंगे। और फिर वो स्टेट्स और बनाते गए आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए वो नेहरू कहते थे कि इंडिया की जो कामयाबी है उसकी डाइवर्सिटी में है। हमने डाइवर्सिटी जो है, जो मुख्तलिफ उसके इलाके हैं, जो कल्चर्स हैं, उनको बरकरार रखा, मगर साथ साथ लेके चले सबको। यहाँ हमने डंडा मारा और कहा ऐसी की तैसी सब इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे। उसकी वजह से, ये बदनीयती की वजह से ये इतना दुख हुआ और लोग जुदा हो गए। श्री साहब, इसका एक सवाल ये भी बनता है ना कि इस ब्लंडर से भी ये भी जाहिर होता है कि कंट्रोल फ्रीक बहुत थे हमारे जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। अब मैं आपको याद दिला दूं फाइनली कि वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, जब भी फौज या ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती है तो वो सेंट्रलाइज करती है, वो कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं होने देगी। डिसेंट्रलाइज सियासतदान करते हैं, क्योंकि सियासतदान पावर जो है उसको शेयर करते हैं। यही तो सियासत होती है। जरदारी सब क्या कर रहे हैं आजकल? शेयर कर रहे हैं ना। नहीं भी जरूरत तब भी फिर भी साथ को लेके चल रहे लोग। और जब मुशर्रफ के जमाने में ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी शुरू होगी, क्यों शेयर नहीं किया? ये समझते हैं कि इनको पता है कि क्या चीज़ अच्छी चीज़ और क्या बुरी चीज़ है, और वो कहते हैं कि बंदूक के सहारे पे लोगों को जन्नत ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होता। लोग जन्नत या दोज़ख खुद फैसला करते हैं कहाँ जाना है। तो ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, इसने पाकिस्तान की रियासत को एक एंटी पीपल रियासत बना दिया और आज उस आप भुगत रहे हैं। साहब, यानी कि नतीजा इसका ये जो निकला, यानी कि मुल्क जब 2 लाख हुआ, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल करते हैं, वो इसका नतीजा, जिसका नतीजा 100% इसका नतीजा। अच्छा, वो ब्लंडर नहीं है? नहीं, ब्लंडर उसके अंदर एक और तीसरा, जो अब हम बात ही कर रहे थे, चौथे ब्लंडर। चौथा ब्लंडर क्या है? पहला ब्लंडर तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया कि वो अमेरिका के साथ जप्पी डालना। दूसरा ब्लंडर हमने कहा कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर का बुरा फैसला, लॉ ऑफ नेसेसिटी। तीसरा ये 1 यूनिट वाली बात, मोहम्मद अली बोगरा साहब और फिर अयूब खान साहब। जब हर जगह पे आप देखें फौज की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, फौज के जर्नलों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, और सेंट्रलाइज्ड 1 विंडो ऑपरेशन। अमेरिका बड़ा पसंद करता है 1 विंडो ऑपरेशन। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। वो 4 बंदों के साथ बात नहीं करना चाहता, एक बंदे ना गल करो, मुखमुखा करो और कम करो। हर जगह पे अमेरिका ने डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट किया। अच्छा, तो
ये उसका नतीजा ये था कि जब फिर याया खान साहब आए, इन्हें उसकी जो बेसिस था इनक्वालिटी का और ये एहसास कमतरी का, वो अयूब खान के ज़माने में उसका बीज उस वक्त बो दिया। बीज उस वक्त। जब याया खान साहब आए और इलेक्शन कराई तो बंगाल के लोगों को एक मौका मिल गया अपनी ख्याल का इजहार करने का, अपने गुस्से का इजहार करने का। उन्होंने धड़ा करके मुस्लिम मुजीबुर रहमान के लिए वोट डाला और वो फिर एक मेजॉरिटी मिल गई। वो ब्लंडर था हमने जब ये फैसला किया। उस वक्त भी अगर हम ये उस इलेक्शन का रिजल्ट मान लेते, मैंडेट एक्सेप्ट कर लेते आवाम का, तो और ये मुल्क रह जाना था। हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जिसमें अब पॉलिटिशियंस भी आ चुके थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कूद के आ चुके थे, उन्होंने इस सो कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी हासिल की थी। तो उन्होंने मिल के मुजीब को नहीं इजाज़त दी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और वो मेजॉरिटी के साथ हुकूमत, मैंडेट उनका मानने से इनकार कर दिया। उसमें सियासतदान शामिल थे, भुट्टो साहब शामिल थे। और ये हमारी बदकिस्मती, जिसे मैं कहता हूँ एक फाइनल ब्लंडर, जिससे पाकिस्तान फिर टूट गया। क्योंकि हिंदुस्तान इंतजार में था, क्योंकि आप हिंदुस्तान को काफ़ी तकलीफ दे रहे थे। आपने 47-48 में कश्मीर लेने की कोशिश की, फिर 65 में आपने वॉर भी किया था। तो हिंदुस्तान मौका ढूंढ रहा था। जब उन्होंने देखा कि इस घर के अंदर फूट हो गई, फैल गई है, एक दूसरे के गले पड़ गए, उन्होंने कहा ठीक है ये हमारा मौका है। दुश्मन हमेशा आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। आपने मौका दे दिया। हिंदुस्तान ने मुजीब को कहा कि अरे हम जो इमदाद चाहते हो हम तुम्हारी देते हैं। उसने कहा ठीक है, ये तो हमें मार रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, हमने कुर्बानियाँ की थी पाकिस्तान के लिए। याद रहे, ये हम लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए बंगाल के मुसलमानों ने दी थी। उनकी मेजॉरिटी की वजह से ब्रिटिश को फिर ये एहसास हुआ कि ये करना पड़ेगा। तो आपने उनको अलहदा कर दिया। आपने मिलिट्री एक्शन किया वहाँ। उस मिलिट्री एक्शन की बिना बेसिस के फिर एक, जिसे कहते हैं ना, स्टेप, ऐसा एक कदम उठाया जो वापस नहीं लिया जा सकता। जब मिलिट्री एक्शन हो जाए ना, लोग मारे जाएं, तो फिर वापसी बहुत मुश्किल होती है, फिर अलहदगी ही इख्तियार करनी पड़ती है। अगर उस वक्त भी निगोशिएशंस या पॉलिटिकल सोल्यूशन जमहूरी बेस के ऊपर ये कर लिया जाता तो ये ना होता। अच्छा, तो दैट वाज द अदर ब्लंडर के मिलिट्री एक्शन, चौथा ब्लंडर मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान। मैंडेट को ना मानना और फौज घुसा देना वहां पर। नाज़रीन, 4 ब्लंडर्स तो डिस्कस कर लिए, 5वां क्या होगा आप गेस कीजिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आप साथ। नाज़रीन, 5वां ब्लंडर, 5वां गलत फैसला क्या था, किसने किया और उसका नतीजा क्या भुगता हमने? सेठी साहब, 5वां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल, अदालती कत्ल। अदालत और फौज इकट्ठे थे, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया और उनके जो पिट्ठू थे सियासत में, उन्होंने उनकी हमायत की। अब वो कैसे हुआ वो लंबी कहानी है, यहाँ उसका जरूरत नहीं है। हमने ये बताना है कि नताइज क्या थे। सबसे पहला तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर ये शहादत की सियासत इसके ये शुरू हो गई। कितने शहीद हो गए उसके बाद, और जो भी उठता है वो शहीद हो जाता है, और फिर शहादत के बेस के ऊपर आप लोगों के पास वोट लेने जाते हैं। तो ये एक किस्म की नई सियासी मोड़ था कि एक शहादत की क़यादत सामने आ गई। दूसरा ये इश्यूज नहीं, शहादत नंबर 1। नंबर 2, दी डिनेस्टीज, पॉलिटिकल डिनेस्टीज, रूलिंग खानदान, एक भुट्टो, दूसरा भुट्टो, तीसरा भुट्टो, ठीक। अब एक नवाज, दूसरा शरीफ, पहले एक शरीफ, दूसरा शरीफ, तीसरा शरीफ तैयार हो रहा है। एक चौधरी, दूसरा चौधरी, तीसरा चौधरी, बिल्कुल ठीक। एक वली खान, देक असफंदियार खान, बिल्कुल ठीक। एक मौलाना मुफ्ती महमूद, एक मौलाना फजल रहमान। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो सियासत, ये अगर भुट्टो साहब अपना पूरा डेमोक्रेटिक टेन्योर करते तो उसके बाद उन्होंने ही रहना था। अगर वो बाहर भी ऑपोजिशन में भी आ जाते तो वो एक पॉलिटिकल लीडर रहते, और जब बाद में वो चले भी जाते तो कोई और आ जाता। उनकी पार्टी बड़ी डायनामिक पार्टी थी। हमदर्दी का वोट ना मिलता, इश्यूज के ऊपर वोट मिलता। तो ये जो सारे खानदानों की सियासत है, फैमिलीज की सियासत है, और ये जो शहादत की सियासत है, जिसने हमें बहुत नुकसान दी, क्योंकि हमें हमारी आवाम को वो मौका ही नहीं देते कि इश्यूज की बात करें। महंगाई की बात हो इलेक्शन के अंदर, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, ये जो असली चीजें हैं जिसकी असर होता है आपकी जिंदगी के ऊपर, वो तो बातें होती नहीं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन के अंदर तो ये बातें होती।
कि भाई हमने खून दिया, अरे भाई खून देने की वजह से अब आपको इलेक्ट किया जाए क्योंकि आपने अच्छी हुकूमत करें या ना करें। तो ये इसके बहुत बड़े खतरनाक नताइज थे। और फिर उसके साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड आ गई, जिसे आज तक आप कहते हैं कि एक आधा पाकिस्तान है जो पीपल्स पार्टी को वोट करता है और आधा पाकिस्तान बाकी लोग पार्टी को वोट करता है। वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी मौजूद तो है ना, वो खंबा भी हो सिंध में तो पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है। तो ये जो सियासत है ना, ये जमहूरियत के असूलों के खिलाफ है कि ये सियासत सारी उम्र के लिए एक ही पार्टी को मिलती है और एक ही फैमिली को मिलती है और वो अच्छा करें बुरा करें उसका कोई क्यों, क्योंकि खून दिया और एक खून के बाद दूसरा खून, क्योंकि फिर वो एक सर्कल बन गया। बिल्कुल। तो अर्ज ये है, इसने हमें बहुत नुकसान दिया। मैं कोई जात इस किस्म की बात की तरफ नहीं जाता क्योंकि वो तो फिर जुडिशरी ने फिर अपना वही रोल अदा किया ना जो पहले से ट्रेनिंग हो चुकी थी, लॉ ऑफ नेसेसिटी, फौज के साथ इकट्ठ करना, और वही फिर जुडिशरी ने कत्ल कर दिया। और आज वही देखें सुप्रीम कोर्ट के सामने वही बात 64 इयर्स के बाद खुली हुई है, वही बात वहीं आके खड़ी। जैसे ये डिवोल्यूशन आज हो रही है ना, 64 इयर्स के बाद डिवोल्यूशन हो रही है जो पहले दिन होनी चाहिए थी। जो कत्ल नहीं होना चाहिए था उसका फिर केस खुल गया। जो प्रोविंसेस रहनी चाहिए थी वो फिर बनने जा रही हैं। लोगों की डिमांड सामने। तो मैं आपसे ही कह रहा हूं, और ये फौज जो टेक ओवर करती रही, अब सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा है कि अब आगे से कोई फौज टेक ओवर जो है, जो जज उसके ऊपर अंगूठा लगाएगा वो जज गद्दारी करेगा। ये पहली दफा ये चीज है। तो ये 60 70 64 इयर्स के बाद जाके हम जागे, हमें एहसास हुआ कि हमने क्या ब्लंडर्स किए हैं और उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर ये पहले ना किए होते तो हम कितने खुद मुख्तार, आज़ाद और प्रॉस्परस और अच्छे खाते पीते मुल्क बन जाते हैं। ठीक। अरे सेठी साहब, 5 ब्लंडर्स हमारे हो गए, 6वां गलत फैसला आपके नज़दीक क्या है? ज़िया साहब आ गए, भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन तक तो आपने बता दिया, जनरल ज़ियाउल हक ऑल इन ऑल 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, यही कह रहे थे ना। चलो ना करवाते, साल ना कराते, 2 ना कराते, इलेक्शन तो होने ही थे। तो क्या हुआ ये कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान हमेशा से रूस का एक सैटेलाइट था। अच्छा, वहां अंदरूनी हालात इस किस्म के हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर कर लिया। पहले भी वहां जो मोनार्की थी, दाऊद साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके तल्लकात रूस के साथ थे, अमेरिका के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के साथ नहीं थे। वो रूस की आउटपोस्ट थी, जैसे आप अमेरिका की आउटपोस्ट थे। ठीक। तो वहां रूस ने मदाखलत कर दी। अब भाई रूस ने मदाखलत की, अब चुप करके बैठ जाएं। रूस ने पहले भी मदाखलत किया, वो तो पहले ही उनके पिट्ठू थे, उनकी आउटपोस्ट थी। मगर नहीं, अमेरिका यहां पहुंच गया। अमेरिका ने आपको कहा कि चलिए जिहाद शुरू करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, हथियार देते हैं, वहां अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर लॉन्च करते हैं। ठीक। आपने ये ज़ियाउल हक का ये फैसला कि हमने अमेरिका को जप्फी डालनी है, अमेरिका से पैसे लेने हैं, अमेरिका से हथियार लेने हैं और अफगानिस्तान के अंदर जाके तो मतलब है कि भावा बोल देना, किराए के कातिल बनना है। अब बड़ा सख्त लफ्ज आपने किया, किराए के कातिल, मगर अफगानिस्तान के लोग यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप अमेरिका के पिट्ठू किराए के कातिल थे और आपने आके वहां डिस्टेबलाइज किया, आपने जिहाद प्रमोट की। और उसके जो सारा जो नताइज थे, जब अमेरिका तो चला गया ना, फिर 8-10 साल के बाद फारग कर गया, आज रोते हैं कि आज हमें छोड़ के चले गए। तो उसने और क्या आपके साथ जब इस्तेमाल कर लिया तो क्या करना था, एक्सपेंडेबल आपके उसके जो नताइज थे मुनीब, सबसे पहले तो वो जो जमहूरियत जो आनी थी वो नहीं आई। 10 साल ज़ियाउल हक साहब अमेरिका का सहारा वन विंडो ऑपरेशन करते रहे, हथियार लेते रहे, फौज बढ़ती रही, डॉलर आते रहे, ठीक है, और आपका रूलिंग क्लास जो थी वो मोटी होती रही, अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम की बेहतरी नहीं हुई उस जमाने में। और फिर ये जो फॉल्स झूठी इस्लामाइजेशन की, क्योंकि जिहाद को प्रमोट करना था, अपने जो अनडेमोक्रेटिक एक्ट था, उसको छुपाना था, लोगों को गोली देनी थी, कह रहे भाई हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते, आपके वोटों की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठे रहो। समझ आई? तो क्लैशनोकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, वायलेंस, सेक्टेरियनिज्म, जिहाद, ये सारी चीजें जो आज आपके गले पड़ी हुई हैं, ये वॉर ऑन टेरर, ये जो आज की, आज आप यही आपकी फौज कह रही है ना, ये जिहादी जो है ये गले पड़ गए, ये किसने बनाए थे? ये क्लैशनोकोव कल्चर, ये ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सेक्टेरियनिज्म, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, सुन्नियों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, ये तालिबान बरेलवियों को मार रहे हैं, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि जी इस्लाम है क्या क्या नहीं। इसकी ये सारा जिन जो थे ना, ये 1980s में ज़ियाउल हक साहब ने निकाले। और ये वही था कि आपने फिर अमेरिका के साथ मिलके ये एक नया एडवेंचर शुरू किया, जिसके आज तक आप
भुगत रहे हो। अच्छा सेठ साहब, एक सवाल है कि ये जो हमें एक लत पड़ गई इस सॉफ्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखने की, अपना हाथ रखने की अफगानिस्तान के अंदर, ये भी उस वक्त पड़ी? ये उसी वक्त तो क्रिएट हुई। उससे पहले तो आपको याद नहीं है मुनीब, आप तो शायद बहुत नौजवान थे या शायद पैदा ही नहीं हुए थे। हम जैसे बुढ़े तोते काबुल छुट्टियों के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ी अच्छा माहौल था, मौसम भी अच्छा होता था और कोई घुटन नहीं थी, और हमारे यहाँ भी कोई घुटन नहीं थी उस जमाने में। तो ये जो सारी जिहाद और लड़ाई कुट और मार कुटाई और ये खून खराबा जो कि 1980s में शुरू हुआ, उसके बाद फिर 10 साल वो रहा, 10 साल सिविल वॉर रही, उसके बाद जिहादियों की और मुजाहिदीन की, और उसके बाद अब ये तालिबान और अमेरिका और ये सारा गन जो वहाँ पड़ा हुआ। तो 30 साल से अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है। क्यों? कि आपने अमेरिका का साथ देके उसको वहाँ आप पहुँच गए और आपने प्रॉक्सीज बना दी और आपने ये सारे नॉन स्टेट एक्ट। अच्छा सर, जल्दी से बताएं कि हमने फिर 7वां ब्लंडर कौन सा किया? 7वां ब्लंडर है, आप करीब आ जाइए। 7वां ब्लंडर ये नहीं है कि जी जनरल मुशर्रफ ने कू किया, वो कू ब्लंडर नहीं था, वो इनेविटेबल हो चुका था। उसके बाद अगर जनरल साहब इलेक्शन करवा भी देते तो कोई इतनी बात नहीं होनी थी। जो ब्लंडर था वो कू से पहले हो चुका था। अच्छा, उसकी वजह से फिर कू हुआ। ठीक, वो ब्लंडर क्या था? ब्लंडर था कारगिल। हमें यहाँ ये टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता है आप बच्चों को कि बड़ा कारगिल में हमने बड़ा तीर मारा। एक्चुअली कारगिल से बहुत बड़ा ब्लंडर पिछले 10-15 साल में कोई नहीं हुआ। कारगिल में आपकी फौज ने एक मिस एडवेंचर किया था इंडिया के खिलाफ कश्मीर में, और जो कि जिसकी वजह से आपको वहां से वापस भी आना पड़ा, बेइज्जती भी हुई, अमेरिका का जाके सहारा फिर लेना पड़ा प्रेसिडेंट क्लिंटन का, अपने ऊपर जो मुसीबत आ चुकी थी उसको निकलने से उससे, और आपकी फौज की और सिविलियंस की लड़ाई झगड़े हो गए नवाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के और आर्मी की उस वक्त की क़यादत के, जिसकी वजह से फिर आर्मी ने एक कू किया। और उस कू के जो नतायज हैं वो आज आप देख रहे हैं। उस कू के नतायज क्या है? पहले आपने हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़े का किया, फिर आपने अमन की बातें शुरू कर दी, ठीक। उसके बाद जनरल मुशर्रफ बड़े पॉपुलर हो गए, और फिर उन्होंने जो अगला ब्लंडर जो हुआ वो इस ब्लंडर की वजह से एक और नया ब्लंडर जनरल मुशर्रफ ने किया। सेठ साहब, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मेरा ख्याल है मेरा जो अंदाज़ा है वो अब ठीक निकलेगा। पहले मेरी लाइन बड़ी बुरी तरह से पिट रही है। सेठी साहब, मैं जितने ब्लंडर्स कहता हूँ आप कहते हो ये फलाने का नतीजा है, तो मेरे ख्याल में आप ब्लंडर जो है वो मेरे नज़दीक 9-11 है। उसका उसके 9-11 में क्या हुआ? 9-11 के बाद कोई फैसले ऐसे होंगे तो हमने किए। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है कि 9-11 में जो आपकी हुकूमत थी जनरल मुशर्रफ की, उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए जो कि बहुत बुरे फैसले थे, और अगेन उसके नतायज जो हैं वो आज आप भुगत रहे हैं। वो क्या थे? एक ये था, अमेरिका ने आपको कहा यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ। अरे यार, कोई भी सुपर पावर के खिलाफ नहीं होता। तो ये कोई फैसला नहीं करना था, ये एक पॉलिसी ऐसी इख्तियार करनी चाहिए थी जिसमें अमेरिका का जो मसला था वो हल हो जाता और आपकी दोस्ती अमेरिका से हो जाती। आपने अमेरिका का मसला हल नहीं किया और दोस्ती करने की कोशिश की। दोगलापन, आपने कहा हथियार भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, इसको इस दलदल में फंसाते हैं। इनका मसला नहीं हल करना, दलदल में फंसाना है। मसला क्या था? मसला ये था कि अलकायदा, ओसामा बिन लादेन साहब, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे और अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने खुद भी कहा, मुल्ला उमर साहब ने उनको जगह दी हुई थी, हॉस्पिटैलिटी दी हुई थी, पनाह दी हुई थी, वहाँ वो एक बेस एरिया बना रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि देखिए मुल्ला उमर को कहिए कि इनका साथ छोड़ दें और इनको निकल जाए यहाँ से। हमारी कोई मुल्ला उमर के साथ जंग दुश्मनी नहीं है। एक्चुअली अमेरिका तो चाहता था कि मुल्ला उमर के जरिए सेंट्रल एशिया के जो ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं उसको वहाँ से निकाला जाए वाया अफगानिस्तान, और वो तालिबान के साथ निगोशिएशन कर रहे थे। तालिबान के साथ 3 साल तक वो निगोशिएशन, वो एक अमेरिकन ऑयल कंपनी है यूनोकैल, उसके वो निगोशिएशन हो रहे थे। तो वो गिराना नहीं चाहते थे तालिबान, वो तो उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। हमारे यहाँ से ISI के सरबराह जनरल महमूद थे, वो एक मौलाना 8-10 इकट्ठे किए उलमा, उनको साथ ले गए। कहा ये कि हम मुल्ला उमर को समझाने जा रहे हैं, तजवीज़ देने जा रहे हैं कि OBL को निकाल दो यहाँ से और आपका मसला हल हो जाएगा, अमेरिका का और कोई मसला ही नहीं है। हमने वहाँ जाके दरअसल ये नहीं कहा, हमने वहाँ जाके कहा कि बिल्कुल नहीं छोड़ना, अमेरिका की धमकी की ऐसी तैसी, क्या कर लेंगे, कोई बात ही नहीं, आपने बिन लादेन को नहीं छोड़ना। अच्छा, मुल्ला उमर ने कहा ठीक है। मुल्ला उमर ने कहा मैं नहीं छोड़ता, मेरे मेहमान हैं, मेरे रिश्तेदार हो गए हैं, मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो
तो फिर अमेरिका ने यहाँ इंटरवेंशन कर दी। अगर उस वक्त आप मुल्ला उमर को समझा लेते, बिकॉज मुल्ला उमर आपके ऊपर डिपेंडेंट था, आपकी वजह से उसकी हुकूमत को रिकग्निशन मिली थी, आपने यूएई और सऊदी अरेबिया से रिकग्निशन दिलवाई थी। सिर्फ 3 ही ममालिक थे दुनिया के जो मुल्ला उमर की रेजीम को रिकग्नाइज करते थे, तो वो आपका तो मोहताज था। आप उसको समझा सकते थे, आपने कोशिश ही नहीं की, आपने उसके बरक्स उसको एडवाइस दी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका ने बमबारी की और अमेरिका ने आप और अमेरिका फिर एक नया अलायंस आपने बनाया, जो आज आप पछता रहे हैं कि आपने क्यों किया वो अलायंस, और अमेरिका भी अब पछता रहा है कि वो अफगानिस्तान में कहां जाके दलदल में वो फंस गया, निकलने जोगा ही नहीं, निकलने जोगा नहीं रहा। और उसके नताइज ये जो वॉर ऑन टेरर है, जिसमें 35,000 पाकिस्तानी, 4,000 पाकिस्तान की अफवाज ये मारे गए हैं, और अरबों कहते हैं 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। कहते हैं 65 बिलियन, 65 बिलियन डॉलर 10 साल में हमें नुकसान हो गया। हमारी सड़कें उड़ गई, हमारी सोसाइटी उड़ गई, हमारी मईशत बैठ गई, सारा कुछ ये। हालांकि अमेरिका कहता मैंने आपको 20 अरब डॉलर भी दिए और जाने अलहदा गई। तो ये सारी उस हमाकत, उस गलत फैसले की, और उसके बाद फिर जाहिर है एक फैसले के बाद फिर 10 और गलत फैसले, One thing leads to the other, एक झूठ बोले 10 और झूठ बोलने, एक गलत फैसला करे 10 और गलत फैसले करने पड़ जाते। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिस तरीके से अमेरिका के साथ आपने वापस जप्फी डाली और फिर उसको अफगानिस्तान में इन्वॉल्व किया और फिर खुद आप अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो गए। अगला ब्लंडर सेठी साहब आपके नजदीक कौन है? परवेज मुशर्रफ साहब बड़े ताकतवर थे, ऑल इन ऑल थे ना। परवेज मुशर्रफ साहब, आप याद रखिए जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उस वक्त वो किताब लाखों की कॉपीज में बिक रही थी। इस मुल्क में लोग खरीद रहे थे, शौक से खरीद रहे थे, जबरदस्ती कोई नहीं। उनको हीरो थे 2006 तक, उनकी पॉपुलैरिटी 80% थी, इसीलिए तो वो उनको एहसास ही नहीं था कि मैं किसी दिन गिर भी सकता हूँ, मेरा डाउनफॉल भी आएगा। तो वो डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि एक नई, जिसे कहते हैं ना एक नई ड्रामा शुरू हो गया। वो क्या था? वो ये था कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को अपने दफ्तर बुला के बेइज्जती करके और डिसमिस किया। वो दिन और आज का दिन है कि इतनी डिस्टेबलाइजेशन इस मुल्क की हो गई है। वो एक जुडिशरी बन रही थी, आज़ाद किस्म की जुडिशरी बनने जा रही थी, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब रह जाते, वो सारा ना होता, उनकी छुट्टी ना कराई जाती, तो जिस किस्म की वो सोच रखते थे, उन्होंने एक आज़ाद जुडिशरी बना लेनी थी, मगर स्टेबल जुडिशरी होती ना, आहिस्ता आहिस्ता जो बनती वो स्टेबल भी होती। उनको निकाल दिया, उसकी वजह से फिर एक 3 साल इस मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन रही। उस डिस्टेबलाइजेशन की वजह की 2 नताइज थे। एक तो ये कि वो जो हिंदुस्तान के साथ अमन का जो प्रोसेस शुरू किया था वो डीरेल हो गया, कश्मीर का हल निकल रहा था वो ना निकला। दूसरा ये कि यहाँ इतनी डिस्टेबलाइजेशन हुई कि फिर मुशर्रफ साहब की भी छुट्टी हो गई और फिर मोहतरमा का भी कत्ल हो गया। आप देख रहे हैं कितने उसके नताइज निकले। एनआरओ आया और फिर एनआरओ आया, जिसकी आज तक आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और आज के जो जुडिशरी है, इसकी लड़ाई एग्जीक्यूटिव के साथ, वो भी उसी का नतीजा है। अगर ये उस वक्त लड़ाइयाँ झगड़े ना होते और ये एक सिलसिला चलता तो हम इस जगह पे ना पहुंचते, हॉस्टिलिटी ना होती और ये एक जमहूरियत की तरफ सही तरीके से बढ़ते। और आखिरी ब्लंडर सेठी साहब आपके नजदीक क्या है? मैं बहुत सोच रहा था, कितने मिनट है? नहीं, हमारे पास कोई 2-2.5 मिनट है। 2-2.5 मिनट में एक ब्लंडर है, वो पसंद नहीं आएगी बात लोगों को, कुछ लोगों को, क्योंकि उसके भी नताइज होंगे। अच्छा, वो आप आगे देख, जाहिर है वो आगे आप नजर आएगा ना। अच्छा, वो ब्लंडर अभी इट्स इन द प्रोसेस। कुछ लोग तो कहते हैं यू आर लिविंग इट, मगर उसके जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो अभी आप नजर नहीं। वो ये कि जरदारी साहब का फैसला करना कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा, ये ब्लंडर है। इसके बहुत असरात होंगे। अगर जरदारी साहब फैसला ना करते शुरू में कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है, तो चीफ जस्टिस साहब की बहाली पहले दिन हो जानी थी। चीफ जस्टिस साहब की बहाली हो जाती तो जुडिशरी से खतरा नहीं होना था, लड़ाई झगड़े नहीं होने थे। प्रेसिडेंसी पे ना लेते तो नवाज शरीफ साहब की जो अलायंस बनाया था वो मिलके इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालते। ठीक। और ये जो दूसरे लोग हैं जिन्हें कहते हैं सियासी ऑर्फन्स, उनको अहमियत ना मिलती। ये 2 पार्टी सिस्टम बन जाता। एक बाई पार्टिजन खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनती, एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनता, एनआरओ की जरूरत ना पड़ती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जमहूरियत की तरफ हम ये अब फिर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डेटे मिल रही हैं, पहले भी मिली है, फिर शुरू हो जाएगा। ये इंस्टेबिलिटी ना होती
और जैसे इसहाक डार साहब पहले बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो रह जाते फाइनेंस मिनिस्टर, नून भी शामिल होती, दोनों मिलके इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल लेते, जमहूरियत भी बरकरार रहती, किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की भी जरूरत ना करती, सारी चीज़ें अपने टाइम पे होती और एक नॉन न्यूट्रल किस्म का प्रेसिडेंट आ जाता। ये जो एक अमल है ना, ये अगर कायम हो जाता तो बहुत जबरदस्त बात होती कि न्यूट्रल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अलायंसेस, स्टेबल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि जब जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी इकोनॉमिक रिवाइवल तो होगी। अच्छा सेठी साहब 10 सेकंड है, मुझे बता दें, जरदारी साहब ने तो ये सोच के किया ना फैसला प्रेसिडेंट बनने कि इम्यूनिटी मिल जाएगी, कोई खतरा कहीं से नहीं होगा, बाहर बैठे रहते तो कुछ भी हो नहीं, मगर वो इम्यूनिटी कहाँ मिली? अभी तक केसेस चल रहे हैं, किसी स्टेज पे भी वो इम्यूनिटी जो कि उनके पता है, अब वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बने ना, हो सकता है कि वो निकाले जाए किसी स्टेज पे, या वो 5 साल के बाद फिर ना बन सके, कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये इम्यूनिटी कहाँ गई? जेपटाइज ये वापस आ जाएगी, ये गला नहीं छोड़ेगी। तो अर्ज ये है कि इसको और तरीके से हल करना चाहिए था, जमहूरी रवाज से, जमहूरी तरीके से। साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की है इस 40 मिनट के अंदर आपको 10 ब्लंडर्स के बारे में बताएं। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, काफी इंस्ट्रक्टिव रही गुफ्तगू। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।